गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग सीखने वाले हैं सामान्य विज्ञान विषय और उसके अंतर्गत पाठ 3 बल तथा दाब। बल की आवश्यकता कब पड़ती है, बल किसे कहते हैं तथा दाब क्या है, उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उसके आधार पर हम सीखेंगे बल तथा दाब। सबसे पहला ही प्रश्न है, बल का अर्थ क्या है। स्थिर वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह स्थिर ही रहती है। जैसे आपके घर में कोई वस्तु रखी हुई है, जब तक कि हम उस पर बाह्य बल क्रियाशील नहीं करते, अर्थात उसको हम गुड ढकेलते नहीं इवनिंग सर। या उस पर हम फोर्स नहीं करते, तब तक वह वस्तु अपने स्थान पर ही स्थिर रहती है। जब उस पर हम फोर्स करेंगे, ताकत लगाएंगे, तब जाकर के वह हिलती है। अगर कोई गतिशील वस्तु है, गतिशील वस्तु अर्थात चलती हुई, जैसे मान लो कोई मोटर व्हीकल है, कार है, बाइक है, वह चल रही है। जब तक उस पर हम ब्रेक नहीं अप्लाई करेंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो वह वस्तु गतिशील ही रहना चाहेगी। तो यहाँ पर बल का अर्थ दिया है, स्थिर वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह स्थिर ही रहती है। गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह उसी वेग से, वह उसी दिशा में सतत गतिशील रहती है। यह न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम। तो न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम क्या है? अगर कोई वस्तु स्थिर है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल क्रियाशील न हो, तब तक वह वस्तु स्थिर ही रहती है। और दूसरी बात क्या बताई गई है कि अगर कोई गतिशील वस्तु है, अगर उस पर कोई बल हम अप्लाई नहीं करते, क्रियाशील नहीं करते, तो वह वस्तु उसी दिशा में सतत गतिशील रहना चाहती है। ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते हैं। अब मान लो आपके सामने कोई बुक रखी है और उसके पन्ने उड़ रहे हैं, तो पन्ने उड़ने के पीछे की वजह क्या है? तो उस पर कोई ना कोई बाह्य बल क्रियाशील होगा। तो आप पूछोगे कौन सा बाह्य बल क्रियाशील होगा? तो बाह्य बल, जैसे हवा है या वहां पर फैन चल रहा है, तो फैन चल रहा है तो पुस्तक के पन्ने उड़ेंगे, मतलब हवा की वजह से वह उड़ रहा है। तो ऐसे कोई सरफेस पर हमने फुटबॉल को, यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर एक ग्राउंड है, मैदान में एक व्यक्ति ने इस फुटबॉल पर जोर से लात मारी, किक किया उसे, तो वह फुटबॉल अपने स्थान से आगे की तरफ जा रहा है, अर्थात वह गतिशील ही रहना चाह रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वह जा करके रुक जाता है। तो रुकने की वजह क्या होगी? तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि रुकने की वजह घर्षण बल है। जो जमीन है या ग्राउंड है, ग्राउंड और फुटबॉल के बीच जो घर्षण हुआ, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से रुका। हम इसे नहीं कह सकते कि अरे न्यूटन ने गति संबंधी पहला नियम बताया कि गतिशील है तो रुक कैसे गई, इस पर तो कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हुआ। तो बाह्य बल क्रियाशील हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर ध्यान से देखें तो जो मिट्टी है या जो मैदान है, ग्राउंड और उस फुटबॉल के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल क्रियाशील है। इसकी वजह से वो फुटबॉल थोड़ी दूर जाकर के रुक जाता है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, जैसे कार्ट में, इस छोटी सी गाड़ी में बच्ची बैठी है और दूसरा बच्चा उसे खींच रहा है अपनी तरफ। तो अगर वह उसे खींचेगा नहीं अपनी तरफ, तो वह गाड़ी अपने स्थान पर ही स्थिर होगी। तो यह न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम है। इसे ध्यान से याद रखना है, हमेशा आगे की क्लासों में भी होगा। तो क्या है बल का अर्थ और न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, वेगवान है, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल क्रियाशील ना हो। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं आपको निरीक्षण के लिए। पहले चित्र में एक व्यक्ति एक रुकी हुई कार को पीछे से धक्का लगा रहा है, बल लगा रहा है। दूसरे चित्र में एक बच्चा, एक बालक इस रूठे हुए कुत्ते को अपनी तरफ खींच रहा है। और तीसरे में एक लड़का फुटबॉल को किक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह किस चीज का उदाहरण है? तो यहाँ पर दिया है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अर्थात संपर्क व असंपर्क बल। अगर पहली आकृति को हम देखते हैं 3.1 में जो अलग अलग क्रियाएं दी गई है,
तो पहली जो क्रिया है उसके अंदर एक मनुष्य किसी मोटर गाड़ी को पीछे से बल लगाने की क्रिया कर रहा है और आगे की तरफ धकेलता है। तो वह गाड़ी जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ज्यादा ताकत लगाएगा उस पर, तो वह गाड़ी आगे की तरफ ढकेली जाएगी। दूसरे जो चित्र में रूठ कर बैठे हुए कुत्ते को लड़का खींचता है और फुटबॉल खेलने वाला लड़का तीसरे चित्र में दिखाया गया है, जब लड़का पैर से गेंद को ढकेलता है। तो यहाँ पर दो वस्तुओं में आंतर क्रिया हो रही है, उन वस्तुओं पर बल प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बिना संपर्क के बल क्रियाशील नहीं होगा। बल क्रियाशील नहीं होगा अर्थात क्या हुआ कि जब तक फुटबॉल के संपर्क में उस व्यक्ति का पैर नहीं आएगा, जब तक वो उसे किक नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा, तब तक वह आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। उसी तरह अगर उस कुत्ते को बालक अपनी तरफ नहीं खींचेगा तो वह आगे की तरफ नहीं आएगा। वैसे ही व्यक्ति जब कार को ढकेलेगा नहीं, अर्थात संपर्क में आ रहा है, कार के संपर्क में आने के बाद ही वह कार आगे की तरफ जाएगी, जब उस पर बाह्य बल क्रियाशील होगा। अब आकृति क्रमांक 3.2 में चुंबक के ध्रुवों की ओर आल्पीने चुंबकीय बल के कारण आकर्षित होती है। हम लोगों ने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके पास भी मैग्नेट होगा, चुंबक होगा, तो जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं या मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाली चीजें, जैसे आयरन, निकल, ये सब चीजें हैं जो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो यहाँ पर जो चुंबक है, चुंबक के ध्रुवों की ओर, ध्रुव ये जो पोल इसे कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा दर्शाता है चुंबक को। अगर हम लोग फ्रीली टांग दे, ये तो हॉर्सशू मैग्नेट है, लेकिन मैग्नेट है तो मैग्नेटिज्म उसमें है, चुंबकीय गुणधर्म है उसमें चुंबक में। तो चुंबकीय बल के कारण इन पिनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ऐसे उदाहरण आप भी अपने घर पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अर्थात चुंबक में चुंबकीय बल है और यह चुंबकीय वस्तु है, लोहे की वस्तु है, तो वह अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे यह छोटा सा मैग्नेट है और यह कील है या स्क्रू है जो इससे इस मैग्नेट पे चिपक गई आसानी से। तो इसमें चुंबकीय बल था या मैग्नेटिज्म है, इसके अंदर मैग्नेट है और यह चुंबकीय वस्तु है जो इसकी तरफ आकर्षित होती है, लोहे का है। इसके लिए हम देखते हैं कि कील चुंबक की तरफ आकर्षित होती है। अब दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है, एक नारियल का पेड़। नारियल के पेड़ से नारियल टूट करके नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है। तो इससे हम क्या जान रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि धरती में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल है और कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वह जरूर नीचे की तरफ, जैसे इस मैग्नेट को मैंने ऊपर की तरफ उछाला, वह नीचे की तरफ आएगा। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण का गुणधर्म है पृथ्वी में, इसके कारण नारियल जब टूटता है पेड़ से तो जमीन पर गिरता है। और तीसरा उदाहरण दिया है, बालों पर रगड़ी हुई कंघी की ओर टेबल पर रखे कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं। तो इससे भी आप, इस एक्सपेरिमेंट को भी आप आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। छोटे छोटे पेपर के टुकड़े ले लीजिए और उसके बाद कंघी को, प्लास्टिक की कंघी होनी चाहिए, उसे बालों पर रगड़िए अच्छे से। रगड़ने के बाद अगर उस कागज के टुकड़े की तरफ हम ले जाते हैं तो वह कागज के टुकड़े उस प्लास्टिक की कंघी पर चिपक जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है? कंघी पर स्थिर विद्युत आवेश होने के कारण, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं, स्थिर विद्युत आवेश, तो वह टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अर्थात इस कंघी के अंदर चुंबकीय बल, विद्युत आवेश प्रवाहित हुआ है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आई है, जिसके कारण वह पेपर को अपनी तरफ, पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ऐसे उदाहरण हम लोग आसानी से, ऐसे एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं। स्नायु बल के कुछ उदाहरण दिए गए। स्नायु अर्थात मसल्स, मस्कुलर फोर्स जिसे कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि चुंबकीय बल देखा, गुरुत्वीय बल देखा, स्थिर विद्युत के बल देखे। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से उदाहरण है जो हमारी मांसपेशियों द्वारा, हमारे मसल्स द्वारा अप्लाई होते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण, पहला उदाहरण दिया है सबसे
कि यहाँ पर उठाना, कोई भी वस्तु उठा करके एक व्यक्ति एक स्थान पर रख रहा है। दूसरे उदाहरण में क्या है? ढकेलना। ढकेलना अर्थात किसी वस्तु पर एक व्यक्ति ताकत लगा करके, फोर्स अप्लाई करके आगे की तरफ ढकेल रहा है। और तीसरे उदाहरण में एक व्यक्ति खींचने की क्रिया कर रहा है। तो ये तीनों जो उदाहरण है, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्नायु बल प्रयुक्त हो रहा है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की ताकत से, यहाँ पर किसी यंत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तो मांसपेशियों के द्वारा, अपने स्नायु बल के द्वारा यह कार्य वह कर रहा है, उठाने की, ढकेलने की और खींचने की जो क्रिया है। तो यहाँ पर किस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है? स्नायु बल, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यह उदाहरण है मस्कुलर फोर्स के। यह भी अभी तक हम लोगों ने जो देखा, इसमें किस तरह का फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। और यह संपर्क बल के उदाहरण। संपर्क बल अर्थात हमारे कांटेक्ट में आने के बाद, जब तक हम उस चीज को संपर्क में नहीं लाएंगे, ताकत अप्लाई नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, तब तक वह वस्तु अपने स्थान से हिलेगी नहीं। तो यह संपर्क बल के उदाहरण है। गुरुत्वीय बल कैसा था? असंपर्क बल। चुंबकीय बल में भी असंपर्क। असंपर्क अर्थात उसमें किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, चुंबक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है किसी चीज को। खींचने के लिए वहां पर उस चुंबक को जाना नहीं होता, अपने स्थान पर चुंबक स्थिर है और उसके थोड़े से करीब आने पर यह कील उस पर चिपक जाती है। तो इस तरह से असंपर्क बल का यह उदाहरण है। वैसे ही नारियल टूट करके नीचे गिरना भी असंपर्क बल का, और वैसे ही जो स्थिर विद्युत बल का हम लोगों ने उदाहरण देखा, कंघी में कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं, यह भी असंपर्क बल के उदाहरण है। और यहाँ पर जो तीनों उदाहरण दिए गए हैं, यह संपर्क बल के उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स। रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, इसलिए जो बार मैग्नेट है, इसे बार मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पर मान लो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव। अगर आप लोग कभी प्रयोगशाला में देखेंगे तो एक तरफ यन लिखा होता है, दूसरी तरफ एस, यन से नॉर्थ, एस से साउथ। तो यहाँ पर इसका मान लो नॉर्थ पोल है, और फाइट वाला जो पार्ट है वो साउथ पोल लास्ट में जो दिया है। तो दोनों एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलते हैं। अपने से दूर ढकेलने का मतलब, अगर दोनों भी नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव जब करीब आते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हुए एक दूसरे से दूर जाते हैं। यह एक्सपेरिमेंट भी आप आसानी से कर सकते हैं। दो मैग्नेट, अलग अलग बार मैग्नेट लेकर के जब नजदीक लाओगे एक दूसरे के, अगर दोनों के ध्रुव समान है तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, अपने से दूर ले जाएंगे। अगर इसी की विपरीत क्रिया क्या है? मान लो एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल, अगर हम इस तरफ व्हाइट वाला पार्ट लाते, इस रेड पार्ट की तरफ, तो उसे वह अट्रैक्ट करता। तो यह रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स का उदाहरण है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। इलेक्ट्रो अट्रैक्शन, मान लो एक माइनस नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल, अगर हम करीब लाएंगे तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा रिपल्सन का, एक दूसरे से दूर जाने का, अर्थात दो मैग्नेट जब एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों अगर पोल सेम है, नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, दूसरे से दूर जाएंगे। संतुलित और असंतुलित बल क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगाने पर उनके योगफल के बराबर उस वस्तु पर बल प्रयुक्त होता है। मान लो यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे एक सीसॉ, गार्डन में भी आप जाकर के इस तरह का खेल खेले होंगे। एक तरफ अगर कोई हल्का बच्चा बैठा हुआ और दूसरी तरफ कोई भारी, तो दूसरी तरफ वह शीशा झुक जाती है। इसकी जो बीच में बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, झुक जाता है। यदि दो बल एक ही वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में लगाए जाए, उनके अंतर के बराबर बल उस वस्तु पर प्रयुक्त होता है। बल यह परिमाण तथा दिशा इन दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, कारण पूछा जा सकता है आपसे।
क्योंकि यह परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। यहाँ पर संतुलित बल और असंतुलित बल को हम आसानी से देख सकते हैं। जब दोनों भी मोटर व्हीकल्स या जो भी गाड़ी दिखाई गई है, यहाँ पर दोनों का वजन सेम है, वेट सेम है, तो बैलेंस सीधा है। और जब इस पर हम डबल फोर्स अप्लाई करते हैं या उसके बराबर एक और गाड़ी इस पर आ जाती है, तो इस तरफ वह पलड़ा झुक जाता है। जड़त्व इनर्शिया क्या है? बल के कारण पिंड की स्थिति का बदलना हम लोगों ने देखा। बल के बिना पदार्थ की गति जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति दिखाता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए, अर्थात जो वस्तु जहां पर है वहीं पर स्थित रहना चाहती है, हटना नहीं चाहती अपने स्थान से, इसे इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिया गया है कि एक कांच की ग्लास है और उस पर एक पोस्ट कार्ड रखा है, या पुट्ठा रख दो और उसके ऊपर एक 5 रुपए का सिक्का रखते हैं हम, और जैसे ही पोस्ट कार्ड को हाथ की उंगली से सहायता से टक्कर मारते हैं, अपनी तरफ तेजी से खींचते हैं, तो वह सिक्का उस ग्लास में गिरता है। तो यह जड़त्व का नियम है, अर्थात वह सिक्का अपने स्थान पर ही स्थिर रहना चाहता है। वह कार्ड हम जब अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए वह अपने स्थान पर ही रहना चाहता है, इसलिए वह सिक्का उस ग्लास में गिर जाता है। इस उदाहरण के द्वारा हम आसानी से देख सकते हैं। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम, अर्थात जो वस्तु जहां पर है अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहती, वहीं पर स्थिर रहना चाहती। दाब क्या है? आप लोगों ने गाड़ियों में हवा भरते हुए देखा होगा, हवा भरने वाला यंत्र, और उस पर आप लोगों ने देखा होगा चेक करते हैं एयर प्रेशर को, टायर में कितना प्रेशर है, हवा का दाब कितना है। अगर हवा का दाब चेक नहीं किया गया तो क्या हो सकता है? अगर मान लो हवा का प्रेशर कम है, तो जो गाड़ी है वो ठीक ढंग से चलेगी नहीं, या आगे जाने के बाद वो टायर फूट सकता है, खराब हो सकता है। और इसी के विपरीत अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर ज़्यादा हवा भर दी गई, उस व्हील में, उस टायर में ज़्यादा हवा भर दी गई है, तो आगे जाने के बाद टायर फट सकता है। इसलिए इस तरह का एक यंत्र होता है, दाब दर्शाने वाली एक शक्ति होती है, जिससे हर एक गाड़ी की जो टायर होती है उसकी क्षमता के अनुसार उसमें हवा भरा जाता है। जैसे 30 पाउंड्स, 32 पाउंड्स, 40 पाउंड्स, टायर की साइज के हिसाब से, जो बड़े ट्रक के टायर होते हैं उसमें 110 पाउंड्स हवा भरी जाती है, तो उसके साइज के हिसाब से प्रेशर। तो प्रेशर क्या है कि हवा का दाब इस टायर में कितना है, और उसको नापने के लिए इस तरह का यंत्र होता है। तो इस पर दाब के आंकड़े दिखाए जाते हैं। यंत्र के द्वारा एक विशिष्ट अंक मान तक टायर में दाब बढ़ाया जाता है। साइकिल के टायर में हाथ पंप की सहायता से हवा हम आसानी से भर सकते हैं। फिर भी आप लोगों ने देखा होगा जब साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तब भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है। लेकिन ट्रक के टायर में हम अपने हाथ से हवा नहीं भर सकते, क्योंकि उतना ज्यादा वेट है उस पर, और उतना ज्यादा पावर है उस टायर में, जितना जब उसके अपोजिट फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे, हवा का दाब बहुत अधिक होगा, तब जाकर के उसके अंदर हवा भरी जा सकती है। अर्थात उसके लिए बल प्रयुक्त करना पड़ता है, प्रेशर प्रयुक्त करना पड़ता है। इसे ही कहते हैं दाब। सब्जी या फल काटने के लिए आप लोगों ने अपने घर पर चाकू का इस्तेमाल किया होगा या इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। तो कम धार वाले जो चाकू होते हैं उससे सब्जी अधिक अच्छे तरीके से नहीं कटती। जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि एक व्यक्ति कम धार वाली चाकू से इस टमाटर को काटने की कोशिश कर रहा है, तो वह अच्छे तरीके से नहीं कट रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? और दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि एकदम शार्प चाकू लिया है उसने, धारदार चाकू लिया है, से आसानी से इस फल को, सब्जी को आसानी से काटा जा सकता है। तो इसके पीछे की वजह क्या होती है कि जब किसी चाकू की धार कुंद होती है, बहुत शार्प नहीं होता, तब अधिक स्थान पर उस चाकू का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वह फल या सब्जी या वस्तु ठीक तरीके से नहीं कटती। और जब एकदम शार्प पॉइंट होता है, तब कम स्थान पर अधिक बल प्रयुक्त होता है, जिसके कारण सब्जी या फल को काटना अधिक आसान होता है। यहाँ पर दिया इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब के लिए दिया है सूत्र, बल बटे जिस पर बल प्रयुक्त किया है वह क्षेत्रफल। मान लो जैसे यह टमाटर है, उस पर बल प्रयुक्त किया जा रहा है, तो जिस वस्तु पर बल प्रयुक्त किया जा रहा है उसका क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर इस चाकू का बल लगाया जा रहा है और कितना बल लगाया जा रहा है, तो बल बटे
उस वस्तु का क्षेत्रफल बराबर दाब होता है। अर्थात इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को ही दाब कहते हैं। अब दाब की इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन है और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है। अर्थात दाब की इकाई क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे ही पास्कल कहते हैं। पीए से दर्शाया जाता है, पीए से पास्कल। पास्कल एक इकाई है, जैसे हम किसी चीज को नापने के लिए सेंटीमीटर मीटर का उपयोग करते हैं, कोई द्रव पदार्थ है तो उसको नापने के लिए लीटर मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से दाब की इकाई पास्कल, और पास्कल का अर्थ क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन क्यों है? क्योंकि एसआई प्रणाली में बल की इकाई जो है वह न्यूटन है और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर है। तो इसके पहले की स्लाइड में हम लोगों ने जैसे देखा, दाब बराबर बल बटे जिस वस्तु पर बल प्रयुक्त किया जा रहा है उसके क्षेत्रफल, इसलिए लिखा है दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और मौसम विज्ञान में दाब की इकाई कितना विंड का प्रेशर है, कितनी तेजी से चल रही है, तो बार, 1 बार इक्वल्स टू 10 पावर 5, 10⁵5 पास्कल। दाब यह अदिश राशि, हम लोगों ने बल देखा था सदिश राशि है और दाब क्या है? अदिश राशि। क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर उसी बल का दाब कम होता है और क्षेत्रफल कम होने पर उसी बल के दाब में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है कि जैसे ऊंट को कहा जाता है कि जो डेजर्ट है उसका जहाज कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तापमान में वह आसानी से चल सकता है, उसके पैर लंबे होते हैं, जिसके कारण जो गर्म रेत है उसका असर उस पर नहीं होता ज्यादा, क्योंकि उसकी ऊंचाई, उसके शरीर की जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा ऊंची होती है। और दूसरा रीजन, वह रेत पर आसानी से चल सकता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है, हम देख रहे हैं कि ऊंट आसानी से सैंड पर, रेत पर आसानी से चल रहा है। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऊंट के जो तलवे हैं पैर के, जमीन में धंसते नहीं। क्यों नहीं धंसते हैं? क्योंकि वो ज्यादा अधिक फैले हुए हैं। ऊंट के पैर के तलवे अधिक फैले होने के कारण ऊंट का जो भार है अधिक पृष्ठ भाग पर पड़ता है और रेत पर पड़ने वाला जो दबाव है वह कम होता है। इसलिए ऊंट के पैर जमीन में धंसते नहीं है तथा उसे चलना आसान होता है। तो इस तरह के अनेक उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे केन की कुर्सी है या बेंत की कुर्सी है, उस पर हम खड़े होंगे तो वह जल्दी टूट जाती है, लेकिन अगर उसी पर हम बैठे हैं तो वह व्यक्ति आसानी से केन की या बेंत की कुर्सी पर आसानी से बैठ सकता है। तो क्यों बैठ सकता है? क्योंकि उसके शरीर का भाग अधिक पृष्ठफल पर पड़ रहा है, डिवाइड हो जा रहा है वेट उसका, इसकी वजह से वह टूटती नहीं है। लेकिन अगर एक ही स्थान पर बेंत या केन की कुर्सी पर खड़े हो जाएंगे तो उस स्थान से वह टूट जाती है, क्योंकि कम जगह पर हमारे पूरे शरीर का भार पड़ता है और वह आसानी से टूट जाती है। वैसे ही अगर मान लो कोई दलदल है, उसमें कोई व्यक्ति फंस गया है, उस पर लेट करके, रोल होकर के आसानी से उस जगह को पार कर सकता है, क्योंकि दलदली जो जमीन होती है कम पृष्ठ भाग पर अगर हम खड़े हैं तो उस स्थान पर धंसते चले जाएंगे। लेकिन अगर उस पर रोल कर रहा है कोई व्यक्ति तो आसानी से उस दलदल को पार कर सकता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। यह अभी एक जो कृति दी गई है, इसे भी आप लोग आसानी से घर पर कर सकते हैं। मान लो आपके पास इस तरह की कोई फली रखी है, इस तरह के 2 ब्रिक्स ले लीजिए, ईंटें ले लीजिए और उस पर यह लकड़ी की पट्टी को ऐसे रख दीजिए और बुक्स को इस तरह से अगर रखेंगे तो यह लकड़ी की पट्टी आसानी से इसका भार वहन कर लेगी। लेकिन इन सारे बुक्स को कलेक्ट करके एक स्थान पर रखेंगे तो यह लकड़ी यहाँ से बैंड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो इसकी वजह क्या है? कम स्थान पर हम देख रहे हैं कि इस लकड़ी के कम पृष्ठ भाग पर अधिक बल प्रयुक्त हो रहा है, जिसके कारण यहाँ से बैंड हो गई, मुड़ गई वह, इस भार को सही से संतुलित नहीं कर पाई। उसी तरह से यहाँ पर बैलेंस है फोर्स, अगर आप देखेंगे कि लकड़ी पर चारों तरफ समान भार रखा गया है, दूर दूर रखा गया, एक ही स्थान पर अधिक बल नहीं प्रयुक्त हो रहा है, जिसके कारण यह लकड़ी मुड़ती नहीं। अब द्रव पदार्थ, प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो यह भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। कोई भी एक बॉटल लेकर के उसमें छेद करके इस तरह से एक पाइप लगाकर गुब्बारा लगाएं तो यह गुब्बारे के अंदर पानी भरा जा सकता है। तो क्यों भरा गया है? क्योंकि इस जो पाइप है, पाइप के ऊपर इतने
पानी का प्रेशर पड़ रहा है और इस प्रेशर की वजह से पानी यहाँ से निकल करके उस गुब्बारे को भर सकता है। यह भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। एक बॉटल लेकर के उसमें क्रमशः 3 छेद करिए और पानी भर दीजिए उसमें। तो सबसे ज़्यादा फ़ोर्स से पानी कहाँ पर आएगा? जो एकदम नीचे की तरफ का होल है। क्योंकि 1 नंबर का जो होल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से 3 होल किए गए हैं, छिद्र किए गए हैं। तो फर्स्ट वाला जो छिद्र है एकदम बॉटम की तरफ का, उस पर इतने भाग का प्रेशर पड़ेगा पानी के, इसलिए इसका जो फ्लो होगा, स्पीड होगा, तेज गति से यहाँ से पानी आएगा। उससे कम सेकंड नंबर और उससे भी कम 3 नंबर का जो छिद्र आपने किया है। तो एक्सपेरिमेंट भी आप आसानी से अपने घर पर कर सकते हो और इसे देख सकते हो। गैस का दाब, गैस का प्रेशर क्या है? अगर कोई गुब्बारा हम लोग लेते हैं और उसे फुलाते हैं तो उस पर चारों तरफ हवा का दाब, प्रेशर बनता है और उसी में अगर एक तरफ छिद्र कर दिया या बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया तो एक लिमिट के बाद वह गुब्बारा फूट जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसी तरह से आपके घर में गैस सिलेंडर्स होंगे, उस सिलेंडर के अंदर भी गैस भरी होती है, सीएनजी गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और वो सिलिंड्रिकल शेप है, लंब बेलनाकार के आकार का है, जिसके कारण पूरे जो सिलेंडर के अंदर उसका प्रेशर, गैस का प्रेशर बनता है। तो जो भी गैसीय पदार्थ है या द्रव पदार्थ है उसे फ्लूइड कहते हैं। पात्र का प्रवाही पदार्थ पात्र के सभी पृष्ठ भागों पर, दीवारों पर और आधार पर अंदर से दाब प्रयुक्त करता है, अंदर से उस पर प्रेशर बिल्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए जो बलून है, गुब्बारा है, उसको आप फुला करके देख सकते हैं, उस पर चारों तरफ समान रूप से दाब प्रयुक्त होता है और एक लिमिट के बाद वह दाब अगर बहुत अधिक बढ़ गया, उसकी क्षमता से अधिक बढ़ गया, तो वह गुब्बारा फूट सकता है या फूट जाता है। वैसे ही बंद पात्र में दिए गए द्रव्यमान के प्रवाही पदार्थ में पाया जाने वाला दाब सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। जैसे एक ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने पानी भरा तो चारों तरफ उसका दाब बराबर होगा। दूसरा उदाहरण मैंने जो गैस सिलेंडर्स का दिया, तो सिलिंड्रिकल शेप है, उसमें चारों तरफ, उसके अंदर चारों तरफ जो गैसीय पदार्थ भरा गया है, चारों तरफ बराबर दाब रहता है। और अधिक अगर उसके अंदर प्रेशर बढ़ा या कंपनी में जैसे हम भरते हैं उसको, गैस सिलेंडर्स को, तो ज्यादा प्रेशर बना तो वह पात्र फूट सकता है। लेकिन उसके नापने की एक इकाई होती है, यंत्र होता है, जिससे उतना ही भरा जाता है उसके अंदर जितनी क्षमता उसकी होती है, क्षमता के अनुसार गैस भरते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, और पृथ्वी की सतह से, पृष्ठभाग से लेकर के लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है। इसके बाद अर्थात ये डेंस कंडीशन में, घनी अवस्था में, और उसके बाद लगभग 400 किलोमीटर तक अत्यंत विरल रूप से वायु पाई जाती है, लेकिन किस तरह से? बहुत स्पार्श है, बहुत विरल। तो इसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ, ऐसे उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ हम जाते हैं बहुत ज्यादा, जिससे हिमालय पर्वत पर, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है, सांस फूलने की समस्याएं आती है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। अब उत्प्लावक बल क्या है? बायंट फोर्स किसे कहते हैं? आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी घर पर कर सकते हैं। कोई खाली बॉटल लेकर के, बिसलेरी की या कोई पानी की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, उसे पानी की सतह पर रखते हैं और उस ढक्कन बंद करके पूरी तरह से, तो वह डूबती नहीं। लेकिन उसे ही जब हम भर करके पानी की बोतल को उसके अंदर रखते हैं तो वह नीचे की तरफ चली जाती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ा, अर्थात यहाँ पर उत्प्लावक बल क्रियाशील है। जैसे एक छोटी सी गेंद है, गेंद जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वह ऊपर सतह पर तैरने लगती है, अर्थात पानी जो है अपने विपरीत दिशा में उस पर बल लगाता है। जब उसका फोर्स भरी हुई बोतल पर उतना ज्यादा उत्प्लावक बल नहीं लगता, इसके कारण वह बोतल उसमें डूब जाती। वैसे ही लोहे की कील है, अगर हम लोग किसी बकेट में या ग्लास में हम डालते हैं तो लोहे की कील डूब जाती। और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है कि एक जहाज है, जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? अर्थात बहुत अधिक सतह पर है। और उसी तरह से, अर्थात द्रव के ऊपर जो फोर्स कर रहा है, द्रव में डुबाए गए वस्तु पर उत्प्लावक बल प्रयुक्त होने के कारण वस्तु के द्रव्यमान में कम होने का आभास होता है।
मीठे पानी के तरल तालाब में तैरने की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि समुद्र का जो पानी है वह खारा है, उसका घनत्व अधिक है क्योंकि उसके अंदर लवण मिश्रित है, सॉल्ट्स मिक्स है उसके अंदर। इसकी वजह से हम पर उत्प्लावक बल अधिक क्रियाशील होगा, हम पानी के ऊपर ही सतह पर ही ज्यादा देर तक रहेंगे और उसमें तैरना आसान होता है। यहाँ पर अगर आप एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो घर पर। अगर नींबू हम डाल रहे हैं सादे पानी में, मीठे पानी में, तो नींबू वह पूरा नींबू डूबता नहीं है, ऊपर डूब जाता है। लेकिन अगर उसी पानी में 2 चम्मच नमक घोल करके मिश्रित करके उसमें नींबू डालने की कोशिश करेंगे तो नींबू तैरते रहता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर पानी का घनत्व नमक के कारण बढ़ गया है और उत्प्लावक बल गुरुत्वीय बल की अपेक्षा अधिक है। इसके कारण नींबू ऊपर की तरफ तैरते रहता है, नमक वाले पानी में और सादे पानी में डूब जाता है। यहाँ पर दिया है उत्प्लावक बल किन 2 बातों पर निर्भर करता है? वस्तु का आयतन, द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन अधिक होने पर उत्प्लावक बल अधिक होता है, और द्रव का घनत्व जितना अधिक घनत्व होगा उतना उत्प्लावक बल अधिक होगा, बायन्ड फोर्स अधिक होगा। इसके कारण अगर उत्प्लावक बल अधिक होगा तब क्या होगा? वो वस्तु सतह पर तैरती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे उदाहरण जो आसान है, इसे आप घर पर ऐसे प्रयोग आसानी से कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।